नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का कल समापन होगा। आसियान भारत वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में विशेष आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर शनिवार को 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सुरक्षा बल मिलकर काम कर रहे हैं। कल जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक समारोह की 200वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। सरकार ने राजस्थान और नागालैंड के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत 1,043 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी। वस्तु और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को श्रीनगर में होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बना रहा है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच कल शाम राजकोट में। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नीति आयोग के अखिल भारतीय मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शहरी प्रशासन, फसल विविधता और कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता पर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों की भागीदारी से सतत आर्थिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा हो रही है। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 200 विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल किया। सम्मेलन में शामिल होने से पहले श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो भी किया। भारत ने आज आसियान के विदेश मंत्रियों और महासचिवों की विशेष आसियान भारत विदेश मंत्री बैठक का आयोजन किया। ये बैठक आसियान और भारत के बीच आपसी संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई है। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक मित्रतापूर्ण और सहयोग के वातावरण में हुई। इसमें भारत और आसियान के बीच संबंधों को रेखांकित किया गया। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की पूर्वी देशों से संबंधित नीति और दृष्टिकोण विस्तृत हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आसियान की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भू राजनीतिक चुनौतियों और दुनिया के सामने मौजूद अनिश्चितताओं को देखते हुए आज आसियान की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संगठन ने इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाई है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में कूटनीतिक और आर्थिक संरचना के विकास के लिए आधार प्रदान किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान हमेशा क्षेत्रवाद, बहुपक्षवाद और वैश्वीकरण के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, एकीकृत और समृद्ध आसियान का पूरी तरह से समर्थन करता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसके महत्व को पूरी मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन घटनाक्रम के कारण आई मुश्किलों से रास्ता पहले से कठिन हो गया है। The COVID pandemic has not fully abated and there is much ground yet to be covered as we walk towards post-pandemic recovery. This path has become even more arduous with geopolitical headwinds which we face due to developments in Ukraine and its knock-on effects on food and energy security as well as fertilizer and commodity prices and logistics and supply chain disruptions. भारत और जापान ने आज नई दिल्ली में वित्त संवाद किया। इस दौरान दोनों देशों ने वृहत आर्थिक स्थिति, वित्तीय प्रणाली, वित्तीय डिजिटीकरण और निवेश वातावरण के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। जापान के अंतर्राष्ट्रीय कार्य वित्त उपमंत्री
मसातो कांडा और भारत के वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अजय सेठ ने दोनों पक्षों का नेतृत्व किया। हाल के वर्षों में भारत जापान के बढ़ते महत्व को देखते हुए संवाद का दर्जा बढ़ाकर उपमंत्री और सचिव स्तर का कर दिया गया है। दोनों देश मिलकर कार्य करना जारी रखेंगे क्योंकि उन्हें अगले वर्ष G20 और G7 की अध्यक्षता संभालनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के लिए लगातार कठिनाई पैदा करने में लगा है, लेकिन हमारी सेनाएं उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। जम्मू कश्मीर दौरे के पहले दिन बारामूला छावनी में रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की भारत में आतंकी हमले करने की नीति रही है, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान बराबर लीड इंडिया विद थाउजेंड्स ऑफ कट्स के साथ हर समय यह कोशिश करता है कि भारत सदैव परेशान रहे, लेकिन आप सब इस देश की ऐसी फेंसिंग वायर हैं जिसके कट का प्रयास करने वाले खुद ही ब्रीडिंग के शिकार हो जाते हैं। आतंकवादी वारदातें भी पहले बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन अब वह नाम मात्र रह गई हैं। उसका श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो हमारे सेना के जवानों को जाता है, हमारे सीआरपीएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने किसी भी देश पर कब्जा करने के लिए कभी भी आक्रमण नहीं किया है। जिस देश की धरती पे यहाँ के संत महात्माओं ने पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, स्वदेशो लोकत्रयम, यानी केवल धरती ही नहीं बल्कि तीनों लोग हमारे परिवार हैं। हमने न तो किसी के स्वाभिमान पर कभी चोट पहुंचाने की कोशिश की है और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। इससे पहले रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के अग्रिम इलाकों के दौरे पर हैं। सेना के वरिष्ठ कमांडर जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की जानकारी देंगे। रक्षा मंत्री कल जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक समारोह की 200वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि भारत ऊर्जा रूपांतरण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल कर रहा है। नई दिल्ली में भारत ऊर्जा परिवर्तन शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है। श्री सिंह ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिसने पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP21 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक 700 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल कर लेगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम बांध पुनर्वास सुधार परियोजना से बड़े बांधों की सुरक्षा और संचालन क्षमता में वृद्धि हुई है। आज नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि देश में निष्क्रिय हो गए बांधों और उनके रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पिछले 8 साल के कालखंड में अगर मैं बात करूं तो हमने ड्रिप 1 के माध्यम से डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चला करके और देश के बहुत सारे बांधों में इस तरह का परिवर्तन करना, उनको सुरक्षित करने की दिशा में काम किया था। DRIP का 2nd फेज और 3rd फेज भी शुरू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना, और जो एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बेहतर उदाहरण है। इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे राज्यों ने उसमें सहभागिता जो है अपनी तरफ से दी है। केंद्र सरकार ने राजस्थान और नागालैंड के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत 1043 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी है। ये दोनों राज्य 2021-22 के दौरान बाढ़ से प्रभावित हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने राजस्थान के लिए लगभग 1004 करोड़ रुपए और नागालैंड के लिए 39 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। ये सहायता राज्य आपदा राहत कोष में राज्यों के लिए केंद्र से जारी राशि के अलावा है। वस्तु और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को श्रीनगर में होगी। नई दिल्ली में हुई परिषद की पिछली बैठक में कपड़ों पर कर की दर का फैसला स्थगित कर दिया गया था। परिषद ने कपड़ों पर कर की दर 5% पर बनाए रखने का फैसला किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण उद्यमिता संस्थान को फर्जी संगठन बताया है।
ग्रामीण उद्यमिता संस्थान झूठा दावा करता है कि वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में काम करने वाला संगठन है। ये संस्थान उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए फर्जी भर्ती प्रक्रिया चला रहा था और आवेदकों से धन ऐंठने के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी आवेदकों को सलाह दी गई है कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों की वेबसाइट के लिए केवल gov.in पर ही विश्वास करें। .com या किसी अन्य वेबसाइट अथवा फर्जी लिंक पर भरोसा न करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कल समाप्त होगा। आसियान भारत वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर शनिवार को 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त करने के लिए सुरक्षा बल मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू में कल महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक समारोह की 200वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। सरकार ने राजस्थान और नागालैंड के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत 1043 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी। वस्तु और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को श्रीनगर में होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बना रहा है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल शाम राजकोट में। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी शनिवार को पावागढ़ पहाड़ी पर श्री कालिका माता के पुनर्विकसित मंदिर का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री रेलवे की 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के दाभोई तालुका के कुंढेला गांव में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। वे मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ भी करेंगे, जो मातृत्व और बाल स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित है। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आज गुजरात के सूरत में हीरे तराशने और पॉलिश करने के कारखाने का दौरा किया। श्री सिंह ड्रीम सिटी सूरत में बनाए जा रहे सूरत डायमंड बोर्स भी गए। भारत का ये हीरा व्यापार केंद्र लगभग 35.5 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसमें 66 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापारियों के 4,200 कार्यालय होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने के लिए आज गठबंधन के सहयोगियों और प्रमुख विपक्षी नेताओं से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले आम सहमति बनाने के लिए 10 से अधिक राजनीतिक दलों के नेताओं से फोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की गई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान केवल 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बना रहा है।
रक्षा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श से तैयार इस योजना के अनुसार अग्निवीर 12वीं का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रमाण पत्र रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए पूरे देश में मान्य होगा। वित्त मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सेना में कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीरों की सहायता के तौर तरीकों की पहचान के बारे में विचार विमर्श किया गया। सभी वित्तीय संस्थाएं उपयुक्त लाभ और छूट के माध्यम से अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यता और कौशल पर आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावना तलाशेंगी। बैंक कौशल उन्नयन, कारोबार शुरू करने और स्वरोजगार के लिए शिक्षा के उद्देश्य से उपयुक्त ऋण सुविधा के माध्यम से अग्निवीरों की सहायता की संभावना भी तलाशेंगी। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला ने कहा है कि अग्निपथ योजना से सशस्त्र बल सुदृढ़ होंगे। श्री चावला ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि इस योजना से उद्योग जगत को पहले से तैयार उच्च कौशल प्राप्त लोग मिल सकेंगे। ये अग्निपथ स्कीम बहुत इनोवेटिव और अद्भुत स्कीम है। 40,000 यंग लोग इसमें बेनिफिट करेंगे हर साल और इस स्कीम के 3 डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो है इट विल स्ट्रेंथन द आर्म्ड फोर्सेस एज इट विल इन्फ्यूज यंग ब्लड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। सेकंड एडवांटेज ये है कि इट विल फ्लो टू द यंग पीपल हु विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन एंड आल्सो लर्न न्यू स्किल। तीसरा बेनिफिशियरी रहेगा इंडस्ट्री विच विल गेट रेडी-मेड पूल ऑफ हाईली स्किल्ड एंड डिसिप्लिन्ड मैन पावर for their operation. Cost of training for the industry will be reduced and they will be ready for being employed for operations post 4 years of having worked in armed. विश्व के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क आकाशवाणी को एक बार फिर देश में सबसे अधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचारों पर लोगों को सबसे अधिक विश्वास है। आकाशवाणी समाचारों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता 72% और दूरदर्शन समाचारों की 71% है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने हाल में 40 देशों में ये सर्वेक्षण कराया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज स्पॉटलाइट में इस सर्वेक्षण पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार भरोसा लगातार प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आकाशवाणी के लिए यह गौरव का क्षण है। आकाशवाणी समाचार हमेशा तथ्यों पर आधारित जानकारी देता है। आकाशवाणी ने कोविड महामारी के दौरान लोगों को डॉक्टर्स के माध्यम से उपयोगी और प्रामाणिक जानकारी देने का काम किया है। आकाशवाणी को एक बार फिर देश में सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल चुने जाने पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। साथ ही यह हमें श्रोताओं का विश्वास बनाए रखने की ताकत देता है। देश के विभिन्न हिस्सों से कई श्रोताओं ने आकाशवाणी समाचार को विश्वसनीय स्रोत बताया है। मैं प्रशांत नेगी पौड़ी गढ़वाल से हूँ। आकाशवाणी के कार्यक्रम विशेषकर समाचार आज भी अपनी विश्वसनीयता रखते हैं एवं इसके अन्य सभी मनोरंजक कार्यक्रम उच्च श्रेणी के तथा परिवार के साथ सुनने लायक हैं। आकाशवाणी का हर कार्यक्रम हमें कोई न कोई संदेश देता है तथा परिवार के हर उम्र के सदस्य के लिए इसमें कार्यक्रम उपलब्ध रहते हैं तथा पहाड़ों में भी हर स्थान व दूरस्थ क्षेत्रों तक ये अपनी पहुंच बनाए रखता है। मैं लता प्रसाद बागेश्वर लोकल क्षेत्र की निवासी हूं और क्योंकि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूं जिसके लिए मेरे पास स्पष्ट जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे जो ऑल इंडिया रेडियो का समाचार काफी मदद करता है और साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के बारे में भी मुझे इसके माध्यम से जानकारी मिलती है। मैं जगदीप दुबे दूरदर्शन ते ऑल इंडिया रेडियो का भरोसा अज भी लोग पूरा करते हैं। जिवें तुसीं जानदे हो कि ग्राएं च शहरें च दूर दराज इलाकें च अज भी लोग ये सुनते हैं। दूरदर्शन या रेडियो पर जिहड़े कार्यक्रम आउंदे न उहदे च असेंगी सभ्यता परंपरा ते संस्कृति दे दर्शन हुंदे न। ये सबने कोल बड़ी गल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा के पोर्टल की आज शुरूआत की।
श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के टिकट के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.jksasb.nic.in पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि पहली बार श्रद्धालु श्रीनगर से सीधे पंचतरणी पहुंचकर एक ही दिन में यात्रा संपन्न कर सकेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। नामिए नाओ ज्ञानेर बोझा, सইতে नारी बोझार भार, আমার সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে উঠে নয়নে तेरे अंधकार। 16 जून अमर स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। चित्तरंजन दास ने अपनी स्नातक की पढ़ाई 1890 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। उसी वर्ष वे आईसीएस क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इस सेवा में अंग्रेजों का वर्चस्व था। दुर्भाग्य से वे फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने विधिक सेवा में आने का विकल्प चुना। इंग्लैंड में रहते हुए चित्तरंजन दास ने हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी की जीत के लिए प्रचार किया। সেই যে শিরে মোহন চূড়া, সেই তো হাতে মোহন বাঁশি। 2 वर्ष बाद वे भारत लौटे और एक बैरिस्टर के रूप में कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक वकील के रूप में चित्तरंजन दास ने राजनीतिक अपराधों के आरोपी भारतीयों का बचाव किया। वे राजद्रोह के आरोपी ब्रह्मबांधव उपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्ता जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बचाव पक्ष में उतरे। 1908 में दास को व्यापक श्रेय और ख्याति मिली जब उन्होंने अलीपुर बम कांड में औरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। बिपिन चंद्र पाल से उनका बहुत निकट सहयोग रहा। दास ने बिपिन चंद्र पाल और औरबिंदो घोष को अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के प्रकाशन में मदद की। स्वदेशी के विचार में चित्तरंजन दास की गहरी आस्था थी। कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांव के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण का विचार सामने रखा, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन और सहकारी ऋण संस्थाओं की स्थापना जैसे कदम उठाए जाने थे। 1920 तक दास ने ऐशो आराम का जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया और सक्रियता से असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया। 1921 में आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें पत्नी और पुत्र के साथ 6 महीने की जेल की सजा हुई। दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस में स्वराज पार्टी का गठन किया। इस नवगठित पार्टी का उद्देश्य 1923 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ना और काउंसिल चैम्बर्स के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों से ब्रिटिश राज को समाप्त करना था। पार्टी को केवल 40 सीटें मिल पाईं। ये संख्या कोई विधायी प्रभाव डाल पाने के लिए काफी कम थी। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास के निधन के बाद ये पार्टी विघटित हो गई। दास के निधन के केवल 1 महीने पहले महात्मा गांधी दार्जिलिंग में उनसे मिले थे। उनसे मिलने के बाद गांधी जी ने कहा था, जब मैं दार्जिलिंग से लौटा तो बहुत कुछ पीछे छोड़ आया, जिसके बारे में पहले कभी मैंने सोचा तक नहीं था। देश बंधु के प्रति मेरे लगाव और ऐसी महान आत्मा के लिए मेरे प्रेम सद्भाव की कोई सीमा नहीं थी। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी
बाल मुकुंद बिस्सा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 5 अप्रैल 1910 को जोधपुर में हुआ था। बाल मुकुंद ने महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों से प्रेरित होकर 1934 में जोधपुर में राजस्थान चरखा संघ की स्थापना की। मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष जय नारायण व्यास के निकट संपर्क में आकर बालमुकुंद बिस्सा मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य बन गए। जब जय नारायण व्यास और परिषद के अन्य प्रमुख नेता 1940 में उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए गए तो बिस्सा ने कमान संभाल ली और सफलतापूर्वक आंदोलन का नेतृत्व किया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उन्हें 9 जून 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर स्थितियों और बेहतर व्यवहार की मांग करते हुए भूख हड़ताल की। जेल अधिकारी बड़ी क्रूरता से पेश आए और भूख हड़ताल पर ही उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। 4 दिन बाद ही 16 जून 1942 को उनका निधन हो गया। भारत माता के इस निर्भीक और साहसी सपूत को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब आर्थिक जगत की समाचारों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 51,496 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15,361 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 78 रुपये 8 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 50,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य $116.70 प्रति बैरल के करीब रहा। भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिन का संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति बांग्लादेश के जाशोर में संपन्न हो गया। 5 जून को शुरू हुआ यह अभ्यास मानवीय सहायता के लिए क्षमता निर्माण, आपदा राहत, आतंकरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर केंद्रित था। इस सैन्य अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंध और मजबूत होंगे। एचएस प्रणॉय ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्री क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने हांगकांग के एंगस एनजी कालोंग को हराया। समीर वर्मा विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी मलेशिया के ली जीजिया से हार गए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल शाम 7 बजे से राजकोट में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 की बढ़त बना ली है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज और कल कई जिलों में वर्षा के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। जिला प्रशासन ने राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस को सतर्क कर दिया है। 4 धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों से खराब मौसम की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की अपील की गई है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में वर्षा के आसार हैं। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कल समाप्त होगा। आसियान भारत वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर शनिवार को 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त करने के लिए सुरक्षा बल मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू में कल महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक समारोह की 200वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। सरकार ने राजस्थान और नागालैंड के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत 1,043 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी। वस्तु और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को श्रीनगर में होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान 10वीं पास अग्निवीरों की आगे की शिक्षा के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बना रहा है।
इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।